उनका कहना है कि मैं एक हाथ में कलम रखता हूँ तो एक में बंदूक रखता हूँ। तो मैंने उनसे कहा भी कि क्या आप हमको धमकी दे रहे हैं? तो कहते हैं हाँ। आप इतने दिनों तक उसके साथ रहीं, कब ऐसा लगा कि उसका बिहेवियर चेंज हो रहा है? तो वो लॉ का किताब लेने के इससे बोल के आई थी मेरे से मिलने, और फिर बताई कि ऐसा ऐसा बात है, शादी का बात चल रहा है, सो आप ये चीज़ होने नहीं दीजिएगा। मेरा भाई ही है तो क्या ये चीज़ आप नहीं होने दीजिएगा। आपके घर जहाँ जहाँ मुझे पता था वहाँ वहाँ ये देखने जाती हूँ कि शायद उसकी गाड़ी तो नहीं लगी है। उसको देखने के लिए नहीं सर, बस ये इस चीज़ के लिए कि शायद वो कहीं पे होगा। तो नमस्कार, आप देख रहे हैं मंथन न्यूज़ बिहार और मैं आपके साथ शुभम कुमार झा। दोस्तों, प्रेम विवाह यूँ कहें तो आज प्रेम विवाह कहीं ना कहीं कुछ ही लोगों का सफल हो पा रहा है। ज़्यादातर प्रेम विवाह टूटते हुए नज़र आ रहे हैं। और हमारे साथ जो महिला बैठी हुई हैं, इनका भी 6 साल पहले प्रेम विवाह हुआ था। इन्होंने जिस शख्स से प्रेम किया था उससे शादी के बंधन में बंधी थी। और शादी का बंधन एक ऐसा पवित्र बंधन होता है जिसमें लोग 7 जन्मों तक जीने मरने की कस्में खाते हैं। कहते हैं कि 7 जन्म तक मैं तुम्हारे साथ रहूँगी या रहूँगा। और यह पवित्र बंधन किसी कारणवश टूट जाता है या फिर एक तरफ से इस चीज़ को तोड़ दिया जाता है। हमारे साथ जो महिला बैठी हुई हैं, इनके साथ भी यही घटना हुई है। बेचारी 6 साल पहले एक लड़के से प्यार हुआ था इनको, उसके साथ शादी के बंधन में बंधी और आज इनका यह रिश्ता टूट गया है। और यह रिश्ता इसलिए टूटा है क्योंकि लड़का वाला जो है या फिर जो लड़का है वह किसी और से अब शादी करने जा रहा है। थोड़ा सा अटपटाई आपको खबर लगेगा, लेकिन हाँ, अब यह लड़का 6 साल के बाद किसी दूसरे लड़की से शादी करने जा रहा है। जैसा कि इनका कहना है कि पैसों की लालच में, दहेज की लालच में वह किसी और से शादी कर रहा है और इनको छोड़ दिया है। यह काफ़ी दुखी हैं, काफ़ी सहमी हुई हैं, डरी हुई हैं और यह जाएं तो कहाँ जाएं। एक महिला हैं, किस तरफ जाएं? इनसे बात करते हैं कि क्या घटना हुई है इनके साथ और क्या बातें हैं। मैम, क्या क्या हुआ है आपके साथ? सर 6 साल पहले हमारी शादी हुई थी मुंबई में और हम लोग बहुत अच्छे से रह रहे थे। लेकिन बात ये थी कि मैं अपने पिताजी को बताऊंगा करके ये अभी तक इतना लंबा खींचा गया मेरे साथ। और मैं उनको सपोर्ट करने के हिसाब से चल रही थी कि ठीक है, मैं हूँ, साथ में हूँ, आप जब अपने पिताजी को बोलेंगे, जब एग्री करेंगे तब हम लोग घर चलेंगे। उनका कहना था मैं मना लूँगा, तुम परेशान मत हो। लेकिन ये करते सर ये बात आ गया कि आज कोई हैं जो 60 लाख रुपया दे रहे हैं, गाड़ी दे रहे हैं, घर दे रहे हैं। तो आज वो लड़का बदल गया और कह रहा है कि मैं अपने पिताजी के मर्ज़ी से मैं शादी करना चाहता हूँ, तुमको रखूँगा, तुमको छोड़ूंगा नहीं, लेकिन हाँ मेरा इज्जत है, सम्मान है, प्रतिष्ठा है। तो मैं ये पूछना चाहती हूँ सर कि मेरा इज्जत और सम्मान और प्रतिष्ठा कहाँ गया जब वो जिस समाज में मुझे रखे हुए था, आज 6 साल से मुझे किराए के मकान पे वो रख रहा था सर। आज वहाँ पे सम्मान और इज्जत, मर्यादा, प्रतिष्ठा मेरी कहाँ गई? जब आप अपनी रख रहे हो तो मेरी कहाँ गई सर? 6 साल पहले आपकी मुलाकात मुंबई में हुई थी? नहीं सर, 8 साल पहले मेरी मुलाकात यहीं हुई थी। जी, पटना में ही हुई थी। फ़ोन के माध्यम से हमारी बातचीत हुई, उसके बाद मिलना जुलना शुरू हुआ, फिर हम मुंबई गए सर। फिर वहाँ डिसीज़न लिए शादी का और फिर बात हुई कि घर पे बताएंगे। उनके घर के परिवार में सबको मालूम है, लेकिन अभी सारे लोग डिनाई कर रहे हैं कि मुझे नहीं मालूम, जो कि मैं उनके बर्थडे पार्टी फंक्शन में जाती आती रहती थी, लेकिन अभी सारे लोग डिनाई कर रहे हैं सर। जैसे आपने कहा कि 8 साल पहले मुलाकात हुई, उसके बाद 2 साल के बाद शादी हुई, यानी कि 6 साल पहले आपकी शादी हुई। तो जिस टाइम मुलाकात हुई थी उस टाइम क्या बातें हुई थी? क्या उन्होंने कहा था, क्या साथ रहने की बातें हुई थी? जी सर, दोनों का मतलब दोनों मिलके ये डिसीज़न लिए थे कि साथ आगे रहना है। वो तो हम तुम्हारे बिना नहीं रहेंगे और हम तुम्हारे बिना नहीं रहेंगे, ऐसा वाला चीज़ था सर। तो कब पता चला कि लड़का जो है इस चीज़ में संलिप्त है या फिर कुछ दूसरा काम कर रहा है? आपको इसकी भनक कब लगी? सर भनक तो उनकी एक मंझली बहन है, वो बताने आई मुझे जब उनके घर में ऐसा कुछ चर्चा चला कि लड़के का शादी का, तो वो दौड़ के मुझे मॉरिया लॉ कॉम्प्लेक्स में बताने आई मिलने के बहाने कि उनको किताब लेना है। वो लॉ कर रही हैं, लॉ का तैयारी कर रही हैं। तो वो लॉ का किताब लेने के इससे बोल के आई थी मेरे से मिलने और फिर बताई कि ऐसा ऐसा बात है, शादी का बात चल रहा है, सो आप ये चीज़ होने नहीं दीजिएगा। मेरा भाई ही है तो क्या ये चीज़ आप नहीं होने दीजिएगा। आपके घर में, परिवार में सारे लोग जानते हैं कि वो आपका पति है,
मैं आपके साथ हूँ, आप मत होने दीजिएगा। तो मुझे पहला भनक सर यहाँ से मिला था मुझे। आप इतने दिनों तक उसके साथ रहीं, कब ऐसा लगा कि उसका बिहेवियर चेंज हो रहा है? या फिर आपको तो ऐसा, क्योंकि एक महिला भांप लेती है किसी को कि इसका जो है बिहेवियर चेंज हो रहा है या फिर ये किसी और की तरफ जा रहा है, तो आपको ऐसा कुछ लगा था? जी सर, इस बार जब मैंने तीज किया था ना, तो तीज के दिन से उसका बिहेवियर मुझे बदला बदला लग रहा था। तब तो मुझे नहीं लगा था, लेकिन अब जब सारी चीज़ें याद करती हूँ तब मुझे लगता है कि तीज उसके लिए बहुत मायने रखता था जब मैं करती थी। सारा चीज़ करके तो दिया था सर, एक एक सामान जो होता है पूजा से लेके हर चीज़ ला कर दिया था, लेकिन जब मैं पूजा करते रहती थी तो वो बैठा रहता था। लेकिन इस बार तीज में ऐसा हुआ था कि वो नहीं मेरे पास बैठा था सर। तब से मुझे लग रहा था कि कोई बात है, लेकिन तब मुझे ऐसा लगा कि शायद इलेक्शन में वो खड़ा था, तो शायद उसकी वजह से वो थोड़ा सा ध्यान नहीं दे रहा है मेरे ऊपर, तो मुझे ये लगा था सर। लेकिन फिर बात हुई दुर्गा पूजा और छठ के दिवाली के बीच में, मुझे 100% में श्योर हो गई थी कि कहीं और इसका बात हो रहा है सर। मतलब लड़के की तरफ से पता नहीं चला था, लड़का नहीं बताया था कि मैं ऐसा करने जा रहा हूँ, उसके रिलेटिव वाले बताया आपको? जी सर, रिलेटिव भी नहीं, आस पड़ोस से पता चला सर। और एक बार शादी टूटने की बात भी आई, जब कि उससे नहीं रहूँगा, नहीं करूँगा शादी, नहीं तो मैं जहर खा लूँगा, बेटा तुम कुछ करो। उसने मेरे से लड़की के पक्ष वाले को फ़ोन भी करवाया शादी तोड़वाने के लिए, और मैंने फ़ोन किया भी। ये उनके घर वाले सब जानते हैं, अभी नहीं मानेंगे वो बात मुझे पता है, लेकिन ये सारे लोग जानते थे सर। तो भी लड़की वाले के पक्ष शादी कर रहे हैं, और उसके बाद शादी नहीं टूटी। और 29 तारीख को मुझे पता चला कि 3 तारीख को इंगेजमेंट है, 3 दिसंबर को, जो कि 3 दिसंबर को इंगेजमेंट बहुत धूमधाम से पटना क्लब में किया गया सर। तो 6 साल आप उनके साथ रहीं, इस बीच में क्या कोई बच्चा का प्लान हुआ था? जी सर, बच्चे का प्लान हुआ था, लेकिन हम लोग का ये था कि घर वाले के मतलब जानने के बाद हम कुछ ऐसा करेंगे। लेकिन बीच में गलती से, या फिर जो भी कहा जाए, भगवान का ये था सर कि मैं एक बार कंसीव भी करती हूँ, और जिस बीच मुझे नहीं पता था कि लड़के इतने चालाकी से मेरा अबॉर्शन करवा देगा। तो लड़का की तरफ से अबॉर्शन करवा दिया गया आपका? कितना बार अबॉर्शन हुआ? सर एक बार बहुत पहले हुआ था, जो कि अनमेच्योर बेबी का था, वो गलती से कुछ था जिसके वजह से। लेकिन इस बार प्लानिंग के साथ सारा मेरा ये हुआ था सर, अबॉर्शन करवाया गया था। तो भ्रूण हत्या हुई तो मतलब उसका कहना था कि आप इस बच्चे को नहीं लेना, या फिर आपका भी उसमें राजी था, मतलब आपकी भी सहमति थी उसमें? सर उसका कहना था कि अभी मैं तैयार नहीं हूँ, इसके बाद का मैं तैयार हूँ, लेकिन उसका कहना था कि अभी मैं तैयार नहीं हूँ। ये कह के उसने मुझे बहुत दिन तक मुझे प्यार से फोर्स करके सब तरीके से मनाया, और कहा कि नहीं अभी मैं तैयार नहीं हूँ। और फिर लास्टली मैं कहा तो जा रहा है सर कि मैं भी अपराधी हूँ, मैं अपराधी हूँ सर। लेकिन मुझे नहीं पता था कि मैं जिस पे भरोसे में ये चीज़ कर रही हूँ वो मेरा ऐसे भरोसा तोड़ेगा सर। अगर पता होता तो मैं कभी ये अपराध करती ही नहीं, और मैं बच्चे को बहुत अच्छे से मैं खुद पाल पोस लेती, मैं उसके भरोसे नहीं आगे चलती। तो आपका कहना है कि आप जानकारी के अभाव में ये चीज़ कर दी? जी सर, मुझे कोई जानकारी नहीं था कि आगे का उसका प्लानिंग था सर, लेकिन मुझे थोड़ा सा भी भनक नहीं था कि वो ऐसे बदल जाएगा। तो क्या लगता है अब जो नया शादी हो रहा है, तो अब उसका क्या कहना है कि किसी प्रकार का फ़ोन कॉल या फिर आपके पास कोई ऐसा मैसेज या फिर कोई बातचीत उसके फैमिली वालों से? मैं बताने जाती हूँ उनके पिता को, उनकी माता को, तो उल्टा वो मुझे ही आरोपी कह रहे हैं और कहते हैं कि शादी को प्रूफ करो। अब कैसे प्रूफ करते हैं सर, मतलब और मैं क्या चीज़ करूं कि प्रूफ करूं? फिर मैं तो यही कहूंगी कि आप लड़के को और मेरा डीएनए टेस्ट करवाइए। मैं और क्या कह सकती हूं सर, प्रूफ क्या कर सकती हूं अपनी शादी को? जब लड़का इतना बड़ा धोखेबाज निकल गया सर, तो मैं कैसे प्रूफ करूं? उल्टा मुझे ही धमकी दे रहे हैं। लड़की के पिता का नाम है संजय कुमार यादव, बिगरापुर इंदिरा नगर में रहते हैं, बहुत जाने माने लोग हैं सर। उनका कहना है कि मैं एक हाथ में कलम रखता हूँ तो एक में बंदूक रखता हूँ। तो मैंने उनसे कहा भी कि क्या आप हमको धमकी दे रहे हैं? तो कहते हैं हाँ। दूसरे बार फिर मैं उनको जाके बताती हूँ कि आपका जो लड़का होने वाला दामाद है, मैंने खुद कॉल किया था सर, झूठ नहीं बोलूँगी एक भी लाइन। जब मैंने उनको फ़ोन करके बताया कि आपका जो दामाद है होने वाला वो तो फ़रार है, एफआईआर किया है, जब आपका दामाद दोषी है ही नहीं तो फ़रार क्यों है, सामने से आके बात करें। तो उनका कहना है कि तुमको पटना में रहना है या नहीं रहना है, तुम हमको ऐसा वैसा आदमी मत समझो, ये कहते हैं सर वो हमको। जिससे शादी हो रही है, जिस लड़की से शादी हो रही है, उससे आपकी बातचीत हुई है कभी? नहीं सर, लड़की से बात नहीं हुई है, और मैं बहुत 100% श्योर हूँ कि लड़की को अभी तक इसकी जानकारी नहीं है सर। मतलब लड़की को ना बताते हुए उसके पिता जो है शादी कर रहे हैं, तो क्या लगता है कि उसके पिता जो शादी कर रहे हैं, क्योंकि एक पिता चाहते हैं कि उसकी बेटी का भविष्य अच्छा हो, और इस लड़के की बात आपने की और उसके बारे में जैसा जानकारी आप दे रही हैं, तो ऐसा तो नहीं लगता है कि आगे चलकर वो भी उस लड़की को छोड़ देगा?
तो क्या लगता है कि किस बेसिस पे या फिर एक लड़की का पिता उस लड़के से शादी करने जा रहा है जो एक लड़की को अभी छोड़ चुका है, ठीक है, तो क्या लगता है इसमें क्या हो सकता है? सर इसका तो मैं दावे के साथ नहीं कुछ कह सकती हूँ, लेकिन इतना है कि लड़के के पिता भी आंख बंद किए हुए हैं। लड़की के पिता का शायद वो भी जानते हैं कि पैसा वाला है लड़का का परिवार, जो कि रोड नंबर खास महल 1 में रहते हैं, चिड़ियाटार। लड़के का नाम ब्रजराज कृष्णन उर्फ गोलू है, उनके पिताजी का नाम रंजीत कुमार यादव है। तो शायद पैसे की वजह से ये दोनों पक्ष में शादी हो रही है सर, और तो दूसरा कुछ नहीं लगता है। कोई पिता जानते भर में अपनी बच्ची का भविष्य नहीं खराब करेगा। और ये लड़के ने कहा हुआ है कि मैं 2 महीना 4 महीने के बाद उसको भी डिवोर्स दे दूंगा और तुम्हारे साथ रहूँगा। मतलब ऐसा आपको कहा जा रहा है कि उसको फिर से डिवोर्स दे के तुम्हारे साथ रहूँगा? जी सर जी। तो क्या लगता है कि मतलब ये जो खेल चल रहा है, लड़का का यह पेशा शुरू से है या फिर अब जाकर पैसों की लालच में लड़का ऐसा कर रहा है? सर शुरू से तो नहीं था सर, मैं जितना जानती हूँ उतने में ऐसा नहीं था, लेकिन कुछ पैसे का लालच है और कुछ उसके घर के दबाव भी है सर। दोनों चीज़ें हैं उसके साथ। पहले तो मुझे नहीं पता सर, क्योंकि मैं एक एक चीज़ जब उसको लाती थी तो वो मना करता था, मुझे ये मत दो वो मत करो। लेकिन मैं उसकी पत्नी थी सर, मेरे से जितना होता था कि मेरे पति की क्या ज़रूरत है वो मैं पूरी करती थी। तो तब तो वो मना करता था, तब वो लालची नहीं था। लेकिन अभी आए दिन वो इतना लालची कैसे हो गया? 2 ही चीज़ें सर, उसके परिवार वाले दबाव दे रहे हैं और लालच भी है सर। तो क्या लगता है आप जब शादी हुई थी तो आपके फैमिली वाले जानते थे? जी सर, मेरे फैमिली वाले जानते थे कि शादी हुई है। तो क्या मतलब आप इस चीज़ को लेकर किन किन के पास गई, मतलब शासन प्रशासन के पास गई हैं, आयोग के पास गई हैं? सर वहीं से सारा चीज़ मेरा ख़राब हुआ सर। सबसे पहले मैं जक्कनपुर थाना गई, वहाँ कहा गया कि महिला आयोग का मदद लीजिए आप, महिला काउंसलिंग के लिए जाइए। काउंसलिंग के लिए गई तो वहाँ कहा जाता है कि लड़का तो शादी करेगा ही ना, जबरन हम शादी नहीं करवा सकते। मतलब मेरे से अगर आप कह रहे हैं सर कि जबरन शादी, तो 6 साल पहले मेरी शादी हो चुकी है। जबरन शादी दोबारा शादी करने का क्या मतलब बनता है? तो वहाँ ऐसा मेरे साथ बिहेवियर किया जाता है, लड़के के सामने बोला जाता है, मतलब लड़के को सह दिया जा रहा है कि हाँ तुम दूसरी शादी करो, लड़की तो कुछ नहीं करेगी, ऐसा करके मेरे साथ दबाव दिया जाता है। फिर मैं भाग के जाती हूँ महिला थाना बोला जाता है आपका काउंसलिंग चल रहा है। कैसा काउंसलिंग, जब 3 तारीख को लड़के का छेका है और मैं काउंसलिंग के लिए जाती हूँ, पता चलता है कि लड़का वहाँ नहीं है। ऊपर से मेरे से ये कहा जा रहा है कि नहीं, लड़का तो आया हुआ है, बैठा हुआ है सामने, जो कि लड़का नहीं बैठा हुआ था। लड़के की बड़ी बहन रोशिता यादव, सलोनी नाम है उनका घर का, वो बैठी रहती हैं। और छेका का बहुत धूमधाम से सारा तैयारी पटना क्लब में चलते रहता है सर। मैं पटना क्लब के आसपास के चक्कर भी काटती हूँ सर, लेकिन तैयारी चल रही होती है। और ऊपर से मुझे दूसरे जगह से फ़ोन आता है डराने के लिए कि देखो तुम ऐसा मत करना, नहीं तो उसका बाप तुम्हारा एक्सीडेंट करवा देगा, मरवा देगा, ये करवा देगा, वो करवा देगा। तो लड़का के फैमिली वालों के तरफ से आपको कोई धमकी नहीं मिलती है? लड़की का नाम लड़की के पिताजी का नाम लिया जाता है कि वो करवा देंगे? लड़की के पिताजी की तरफ से भी आता है और लड़के की तरफ से भी 1-2 लोग का ये धमकी आता है। और उनकी बड़ी बहन 29 तारीख को देर रात हमारे घर में झगड़ा मारपीट होता है उनकी तीनों बहन के साथ। तो उस दिन वो बैठ के प्यार से, जब मारपीट हो गया उसके बाद समझौता वाली बात में आके कहती हैं कि देखो तुम ऐसा कुछ कदम मत उठाना, नहीं तो मेरा बाप तुमको मरवा देगा। तो दोनों पक्ष से मुझे धमकी पे धमकी आया है सर। तो क्या लगता है कि किसी प्रकार का कोई हेल्प आपको मिला है अभी तक? नहीं सर, अभी तक कोई हेल्प नहीं मुझे कहीं से मिला है, कहीं से कोई हेल्प नहीं सर। जक्कनपुर का थाना का चक्कर लगा के मैं परेशान हो गई, लेकिन वो मेरे से प्रूफ मांग रहे। जब मैंने प्रूफ दे दिया तो FIR करने के लिए सर मुझे 5-6 दिन लगा, और 5-6 दिन के बाद आज 4 तारीख को FIR लिया गया है और अभी तक मेरे साइड से कोई एक्शन नहीं लिया गया है सर। क्या चाहती हैं अब, आप क्या चाहती हैं? लड़के की तरफ से क्या हो, आप फिर से वो आपको अपना ले या फिर क्या चाहती हैं, उसके खिलाफ कार्रवाई हो? सर कार्रवाई तो तब हो जब वो मुझे नहीं अपनाएगा। मैं अभी तक यही कह रही हूँ कि जैसे तुम थे पहले वैसे तुम वापस आ जाओ, और मैं उससे कुछ नहीं चाहती हूँ सर। तो देख सकते हैं कि अभी भी यह चाह रही हैं कि इनको अपना ले वो, और कहीं ना कहीं एक औरत जो होती है वह त्याग की मूरत होती है। बचपन में वह अपने खिलौनों के लिए त्याग करती है अपने भाई से, और जब बड़ी होती है तो जब उसकी शादी होती है तो अपने परिवार में माता पिता का त्याग करती है, आगे चलकर बच्चों के लिए त्याग करती है। और अभी भी यह कह रही हैं कि वह उसको अपना ले, इन इज्जत के लिए मर रही हैं। आप जैसा देख सकते हैं कि अकेली लड़की हैं और दर दर भटक रही हैं। शासन प्रशासन, महिला आयोग हर तरफ जा चुकी हैं, लेकिन अभी तक इनको किसी प्रकार की कोई मदद नहीं मिला है। और अभी भी यह चाह रही हैं कि लड़का इनको अपना ले, वह लड़के के साथ रहने के लिए तैयार भी हैं यह।
तो क्या एक लास्ट में गुजारिश क्या होगा जो देख रहे हैं, वो परिवार वाले देख रहे हैं या फिर लड़का जो देख रहा है उससे? यही कि तुम वापस आ जाओ, और कुछ नहीं चाहिए सर मुझे। मैं पूरी रात जागी रहती हूँ कि शायद उसका मैसेज आया होगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है सर मेरे साथ। पूरे रात में 29 तारीख के बाद से मैं सोई नहीं हूँ, मैं खाना नहीं खाई हूँ सर, कि वो आ जाएगा वापस। जहाँ जहाँ मुझे पता था वहाँ ये देखने जाती हूँ कि शायद उसकी गाड़ी तो नहीं लगी है। उसको देखने के लिए नहीं सर, बस ये इस चीज़ के लिए कि शायद वो कहीं पे होगा तो एक बार मेरे से बात करने का कोशिश तो करेगा, लेकिन ऐसा कोई कोशिश नहीं कर रहा है सर। ऐसा कैसा दबाव है परिवार का कि परिवार वाले बांध के रखे हुए हैं। या तो लड़का प्लॉटिंग कर रहा है कि परिवार पे खेल रहा है, या तो मेरे तरफ से वो परिवार को ये खिला रहा है कि लड़की ऐसा ऐसा करेगी। मुझे नहीं पता है सर बीच में क्या हो रहा है मेरे साथ, मुझे कुछ पता नहीं है, लेकिन मैं आगे चलते जा रही हूँ। मुझे रोकने का बहुत कोशिश किया जा रहा है सर, लेकिन मैं अपनी शादी को तो प्रूफ करके रहूँगी ना। मैं उसकी पत्नी हूँ, ये तो मैं प्रूफ करके ही रहूँगी, चाहे कितना भी मुझे दबाव दे दिया जाए। जब देख सकते हैं कि आंखों में आंसू है, और जो लड़का देख रहा है, यार आ जाओ इनके साथ रह लो, और तुम्हारी पत्नी है और पत्नी के साथ ऐसा बिहेव आगे कभी तुम खुश नहीं रह पाओगे। और यही गुजारिश होगा मंथन न्यूज़ के तरफ से कि इनको अपना लो, जो भी शादी कर रहे हो उसको शादी मत करो, इनके साथ धोखा मत करो यार। आपने कहा कि आपकी शादी हुई थी 8 साल पहले, आप उनसे मिली थी 6 साल के बाद, उसके 2 साल के बाद शादी हुई। कोई ऐसा एविडेंस, कोई ऐसा प्रूफ आपके पास है? जी सर है, मेरे पास फ़ोटोज़ वगैरह है। मेरे भाई के शादी का फंक्शन, वो सारे रिचुअल्स वो कर रहा है, साथ में हम लोग का गठबंधन हुआ है सर। ये सब फ़ोटोज़ हैं मेरे पास। कोई ऐसा एविडेंस कॉल आया हो आपके पास, कोई कॉल रिकॉर्डिंग, कोई धमकी वाला कॉल रिकॉर्डिंग? रिकॉर्डिंग है सर मेरे पास। एक कॉल रिकॉर्डिंग आपको सुनाने वाले हैं, जो एक धमकी भरा कॉल रिकॉर्डिंग इनको मिला था। कौन कॉल किया था आपको, किस प्रकार का धमकी मिला था, बता दीजिए। सर लड़की के पिताजी हैं, उन्होंने मुझे धमकी दिया था सर, वो रिकॉर्डिंग है मेरे पास। शुभचिंतक हो मेरा जी एकदम। आप भाई हाथ में पेन और बंदूक रखने वाले तो तुम हमको जो बोल रहे हैं वो मत समझना। जो हम तुमको समझा रहे हैं एक बार बार। जी 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 हाँ, हमको वो मत समझना। ठीक है ठीक। तुमको अगर पटना रहना होगा तो ढंग से तू फोन करना। ठीक है ठीक। तो पटना रहना हो, पटना छोड़ने की धमकी दे रहे हैं कि अब तुम पटना छोड़ दो? जी सर, पटना छोड़ने की धमकी आ रही है मुझे। नहीं तो पता चल रहा है कि 1-2 लोगों से पता चला है कि स्कूटी से इधर उधर जाती है, एक्सीडेंट करवा देंगे, एक्सीडेंट का केस बन जाएगा। ऐसा करके भी और लोगों से पता चला है सर। कुछ हैं जो मुझे भी बता रहे हैं और कुछ हैं जो मेरा भी उधर बता रहे हैं, तो ऐसे मुझे ये चीज़ भी पता चला है सर। और उनकी बहन का भी ये कहना है कि किसी और से उन्होंने कहा था, बड़ी वाली बहन जो रोशिता यादव हैं, वो कह रही थी कि उसको समझा दीजिए, नहीं तो मेरे पिताजी उसका एक्सीडेंट करवा देंगे, एक्सीडेंट केस बनवा देंगे। ऐसा करके सर प्लानिंग किया जा रहा है। तो क्या लगता है, जान से मारने की भी धमकी मिल रही है, या फिर ऐसा आपको अंदाज़ा लग रहा हो कि आपकी जान पे खतरा है? जी सर, जान पे खतरा तो है मेरे, क्योंकि कहीं कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है, तो खतरा तो है सर। मैं आगे इतना कुछ कर रही हूँ, तो उन लोग तो खार तो खाए हैं मेरे से कि इतना क्यों कर रही है, शादी होने दे। और मैं सिर्फ ये इसके लिए कर रही हूँ कि सब कुछ अपने जगह सही है सर, लेकिन दूसरी शादी मैं नहीं होने दूँगी लड़के की। मेरे पास कुछ फ़ोटोग्राफ हैं जो शादी के पहले के हैं और शादी के बाद के हैं, वो मैं आप लोग को दिखाना चाहूँगी। ये शादी के पहले का फ़ोटोज़ है मेरे पास, इको पार्क का ये फ़ोटो है। और शादी के बाद का मेरे हम लोग वैष्णो देवी गए थे शादी के बाद, तब का ये फ़ोटो है। तो सर ये सब सारी चीज़ें वैष्णो देवी में फ़ोटो, हस्बैंड वाइफ का कपल फ़ोटो है सर। तो मतलब हस्बैंड वाइफ ही करते हैं, अब ऐसा तो नहीं कह सकते हैं कि कोई और रिलेशन के साथ जोड़ के कि उसके साथ फ़ोटो उसको साथ फ़ोटो है सर। ऐसा तो हमारे घर में या और लोग के घर में तो नहीं देखा। शायद लड़का अभी ये कह दे कि उनके घर में ये सब चीज़ें होती होंगी। कुछ फ़ोटोज़ डिलीट भी करवाया गया है लड़के की तरफ से? सर मेरा जो भी फ़ोन होता था, जब दूसरा फ़ोन आता था तो पहला फ़ोन वो ले जाता था और उसके जितने डिटेल्स फ़ोटोज़ वगैरह जो भी होते थे सब उसके पास होते थे। यहाँ तक कि मेरा जीमेल, मेरा फ़ोनपे, मेरा गूगल पे, जो भी चीज़ मेरी थी सर, मतलब जो एकदम आप एक पर्सनल आप चलाते हो उसका आईडी, पासवर्ड, सब कुछ उसके पास ही होता था सर। तो और भी जो भी फ़ोटोज़ थे मेरे शादी के थे, वो सब सारे फ़ोटोज़ वगैरह सब उसके पास ही हैं। यहाँ तक कि डॉक्टर के जितने रिपोर्ट्स वगैरह थे वो सब उसके पास में है सर, मेरे पास कुछ भी नहीं है।
दोस्तों आपने इनकी बातें सुनी, किस प्रकार यह दुखी हैं, बेचैन हैं, दर दर भटक रही हैं। अब इनके फैमिली के बारे में बता दें कि इनके फैमिली में बस इनकी माँ हैं और इनके पिताजी भी जो है इनकी माँ को छोड़ चुके हैं। कोई ऐसा व्यक्ति भी नहीं है जो इनका हेल्प कर सके। बेचारी अकेले पटना में घूम घूम कर हर जगह जाती हैं, मदद मांगती हैं, पर शासन प्रशासन या फिर कहें तो महिला आयोग के द्वारा भी इनको मदद नहीं की जा रही है, जो अपने आप में दुखद है। एक बिहार की बेटी दर दर भटक रही है, अपने न्याय की मांग कर रही है, पर न्याय व्यवस्था बिल्कुल चुप है, बिल्कुल साइलेंट है, इनकी मदद नहीं कर रहा है। हम न्याय व्यवस्था से भी यह निवेदन करना चाहेंगे कि इस महिला का, एक दुखी महिला है, लाचार हैं, इनकी मदद की जाए और इनके साथ न्याय हो, इनको न्याय मिल सके ताकि यह अपना जीवन आगे बढ़िया बना सकें, अच्छे ढंग से जी सकें। आप इस बारे में क्या सोचते हैं हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देखते रहें मंथन न्यूज़ बिहार। धन्यवाद।